चलिए, हमने हमारे अंतिम वीडियो में पढ़ा था इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। आज हम पढ़ेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से अंतिम रूप से एटीपी का निर्माण किस प्रकार से होता है। और एटीपी के निर्माण की इस प्रक्रिया को पीटर मिशेल नाम के एक साइंटिस्ट ने अपने सिद्धांत से समझाया, जिसे कहते हैं रसोपरासरणी परिकल्पना। इंग्लिश में कहते हैं इसको केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस हिंदी में कहते हैं रसोपरासरणी परिकल्पना। चलिए, तो क्या है इसको समझते हैं। तो हमने पहले ये पढ़ा था, ये माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों झिल्लियां हैं। यहां पर हमारे 4 प्रकार के प्रोटीनों के समूह हैं, जिसको हमने कहा है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। चलिए, अब ये प्रोटीनों के समूह क्या करते हैं। इनसे इलेक्ट्रॉन निकलता है, कोएंजाइम ट्यूब को जाता है, फिर साइटोक्रोम सी को जाता है, फिर अंत में ये जाता है ऑक्सीजन को, जिससे जल का निर्माण होता है। अब होता क्या है कि ये जो प्रोटीनों के संकुल हैं वो प्रोटॉन पंप की भांति कार्य करते हैं। अर्थात ये प्रोटॉनों को, ध्यान रखिएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी सतह है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। तो ये प्रोटॉन को पंप करते हैं कहां, मैट्रिक्स से माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों झिल्लियों के बीच। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट 4 प्रोटॉन खींचता है, कॉम्प्लेक्स सेकेंड भी 4 प्रोटॉन खींचता है, और कॉम्प्लेक्स फोर्थ केवल 2 प्रोटॉन खींचता है। सेकेंड किसी भी प्रकार के प्रोटॉन को खींचने में असमर्थ होता है। अब 2 चीजें देखिए, हुआ क्या कि प्रोटॉन यहां पर बढ़ गए और यहां बढ़ गए। इसका मतलब यह हुआ कि इस झिल्ली के भीतर की तरफ जहां प्रोटॉन ज्यादा है वहां तो धनायन अधिक होता है, और अंदर की तरफ ऋणायन अधिक होता है। इससे इस झिल्ली पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल या झिल्ली विभव। नंबर 2, यहां प्रोटॉन अधिक है, यहां प्रोटॉन कम है। तो होगा क्या कि प्रोटॉनों की सांद्रता एक जगह अधिक और एक जगह कम होने से पीएच ग्रेडियंट उत्पन्न होता है। एक जगह पीएच ज्यादा है, एक जगह पीएच कम है। तो यहां पर दूसरी चीज जो उत्पन्न होती है उसे कहते हैं पीएच प्रवणता। तो 2 चीजें हो गई, पीएच ग्रेडियंट एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये दोनों मिलकर एक बल उत्पन्न करते हैं, जिसे कहते हैं प्रोटॉन खिंचाव बल। इंग्लिश में कहते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। तो अब ये बल क्या काम करता है, देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की ही झिल्ली में एक विशेष प्रकार का एक और प्रोटीन पाया जाता है, जिसको कहते हैं एटीपी सिंथेज। इसका नाम है एटीपी सिंथेज, क्योंकि ये एटीपी का निर्माण करता है। तो
झिल्ली के आर पार प्रोटोनों का एक खिंचाव बल उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ये सभी प्रोटॉन जो है वो वापस यहां से होते हुए मैट्रिक्स में प्रवेश कर जाते हैं। और जब इस एटीपी सिंथेस से होकर प्रोटॉन जाते हैं तो ये मोटर जैसी संरचना होती है, वो घूमती है, जिससे एडीपी से एटीपी का निर्माण हो जाता है। यानी एटीपी का निर्माण कौन करता है? एटीपी का निर्माण करता है एटीपी सिंथेस। ये कब करेगा? जब इसकी मोटर जैसी संरचना घूमेगी। ये कब घूमती है? जब इसमें से होकर प्रोटॉन जाएंगे। ये प्रोटॉन कहां से आए? ये माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः झिल्ली में थे। इनको खींचा गया किस बल के द्वारा? प्रोटॉन मोटिव फोर्स के द्वारा। ये क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि इन प्रोटीन समूहों ने क्या किया? प्रोटॉन पंप की भांति कार्य किया। और इनको प्रोटॉन पंप करने की ताकत कहां से मिली? इलेक्ट्रॉनों के कारण। ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते गए और इनको इलेक्ट्रॉनों को प्रोटॉनों को खींचने की ताकत मिलती गई। और ये इलेक्ट्रॉन कहां से आए? तो ये आए कहां से? NADH और FADH के ऑक्सीकरण से। ये क्या करता है? FADH को FAD में बदल देता है। तो क्योंकि यहाँ NADH और FADH के ऑक्सीकरण से ATP का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस विधि को कहते हैं ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था, वहां पर प्रकाश के कारण एटीपी का निर्माण हो रहा था, इसलिए उसको कहा था हमने फोटोफॉस्फोरिलीकरण, जबकि ये है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण। और ये जो सिद्धांत है, ये प्रोटॉन खिंचाव बल उत्पन्न होने का, वो किससे दिया था? साइंटिस्ट का नाम पीटर मिशेल। और उनका ये सिद्धांत था रसो परासरणी परिकल्पना, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक अच्छा सा चित्र भी आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अभी मैं इसको मिटा रहा हूं। थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दूं, ये रसो परासरणी परिकल्पना प्रकाश संश्लेषण पे भी काम करती है, वो भी थोड़ा सा बता दूं। ये थाइलोकोइड था, आपको याद हो तो, ये थाइलोकोइड। और थाइलोकोइड किसमें होता है? हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट में ऐसी डिस्क होती है थाइलोकोइड। तो क्लोरोप्लास्ट का बाहर वाला भाग कहलाता है स्ट्रोमा। तो ये वाला भाग है स्ट्रोमा। अब ये जो थाइलोकोइड की झिल्ली है, वहां पर हमने पढ़ा था क्या था? फोटोसिस्टम सेकंड होता है, फिर साइटोक्रोम BF होता है, फिर फोटोसिस्टम फर्स्ट होता है। तो यहां पर भी क्या होता है कि ये साइटोक्रोम BF जो है वो पंप का काम करता है। ये प्रोटॉनों को ले जाता है कहां? थाइलोकोइड से स्ट्रोमा की ओर। तो वही बात, यहां पर भी झिल्ली विभव उत्पन्न होगा, यहां पर भी पीएच की प्रवणता उत्पन्न होगी। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। प्रोटॉनों को ये कहां? स्ट्रोमा से थाइलोकोइड की झिल्ली के अंदर खींचता है। तो यहां पर भी सेम कि प्रोटॉन पीएच ग्रेडियंट और झिल्ली विभव दोनों उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ प्रोटॉन ज्यादा, यहाँ प्रोटॉन कम। अब यहाँ पर भी वही एटीपी सिंथेज एंजाइम होता है,
जिससे पार होकर जब प्रोटॉन जाते हैं ये मोटर घूमती है और एडीपी से एटीपी का निर्माण हो जाता है। तो यही रसो परासरणी परिकल्पना प्रकाश संश्लेषण पर भी लागू होती है। चलिए, तो हमने वायवीय श्वसन के सभी चरणों के बारे में पढ़ा। अब हम तीन चीजों की वापस तुलना करते हैं। वायवीय ये शब्द कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैं क्लियर करता हूं। वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन और किण्वन। चलो, वायवीय श्वसन में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या होता है? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, आणविक ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन ग्राही ऑक्सीजन। अवायवीय श्वसन में इलेक्ट्रॉन ग्राही ऑक्सीजन नहीं होता, बल्कि कोई अकार्बनिक यौगिक होता है, जैसे नाइट्रेट है, सल्फेट है, कार्बोनेट है, इस तरह से, है ना। चलिए, अब तीसरी बात आती है किण्वन। किण्वन में इलेक्ट्रॉन ग्राही कोई कार्बनिक पदार्थ होता है। एग्जाम्पल जैसे लैक्टिक एसिड, और इथेनॉल। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये तीन प्रकार मेन रूप से जो अंतर है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही का है। वायवीय श्वसन में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही ऑक्सीजन है, अवायवीय में कोई भी अकार्बनिक यौगिक है, नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट, और फर्मेंटेशन में इलेक्ट्रॉन ग्राही कार्बनिक यौगिक है। अब हमारे सिलेबस में थोड़ा सा फर्मेंटेशन के बारे में विस्तार से थोड़ा सा हमें पढ़ना है, सिलेबस में है, तो हम पढ़ते हैं किण्वन। किण्वन की प्रक्रिया यीस्ट नामक फंजाई और बहुत सारे बैक्टीरिया में भी होती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि NADH का ऑक्सीकरण होता है, लेकिन वो उसका माध्यम ऑक्सीजन ना होकर कोई न कोई कार्बनिक पदार्थ होता है। किण्वन की प्रक्रिया में कोई इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला जैसी कोई अभिक्रिया नहीं होती, न ही इसका बाहर से कंट्रोल होता है। ये सेल्फ कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है। ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये मांसपेशियों में और जीवाणुओं में होता है। क्या होता है इसमें कि पाइरुविक जो एसिड है वो एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज। उसके द्वारा वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, यानी यहां पर NADH का ऑक्सीकरण होता है और इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर होते हैं? लैक्टिक एसिड को, जो कि एक कार्बनिक यौगिक है, और इसी को तो किण्वन कहते हैं हम। तो पाइरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। तो ये हमारी मांसपेशियों में होता है। मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का बनना मतलब हमें थकान लग गई है।
चलिए दूसरी विधि है एल्कोहलिक किण्वन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसमें क्या होता है, पहले मैं लिख देता हूं। चलिए इस विधि में क्या हो रहा है देखिए, पाइरुविक एसिड सर्वप्रथम पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेट एंजाइम द्वारा एसिटाल्डिहाइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है, डी कार्बोक्सिलेशन हो जाती है। अब इस एसिटाल्डिहाइड को अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज नामक एंजाइम एथेनॉल या अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारी जो भी ये बेकरी इंडस्ट्रीज है या ब्रेवरीज है, अल्कोहल शराब इंडस्ट्रीज है, उसमें इसी विधि का उपयोग होता है, जहां पर यीस्ट सैकेरोमाइसिस सिरेविसी के उपयोग के द्वारा अल्कोहल का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु थे वायवीय अवायवीय श्वसन और किण्वन से संबंधित। तो आपको कंपैरेटिव अकाउंट इनका ध्यान में होना चाहिए। थैंक यू।